बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, कोडरमा जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट रेल का निर्माण किया था और उस साल कोडरमा के बच्चों ने परचम लहरा दिया था। टॉपर वहीं से हुआ था। इसीलिए उस प्रोजेक्ट को पूरे झारखंड पर लागू कर दिया गया और सभी विद्यालयों में वीकली टेस्ट प्रारंभ हो गया। तो वही क्वेश्चन को आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यह मार्शल हो जाएगा। क्रमवाचक दृष्टिकोण रहता तो हिक्स होता, यहाँ गणनावाचक है इसलिए मार्शल हो जाएगा। दूसरा है, किस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं? तो दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। उदासीन वक्र क्या होता है? तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। मूल बिंदु की ओर क्या होगा? उन्नतोत्तर, मतलब इधर क्या है, ये है आपका मूल बिंदु, तो इधर उठा हुआ रहेगा। अगला है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। जैसे चाय और कॉफी, क्या है, एक एक अगर नहीं मिला तो उसके जगह हम दूसरा का यूज कर लेते हैं। निम्न में कौन उत्पत्ति का साधन है? तो सभी उत्पत्ति के साधन है। एम आर को प्रदर्शित किया जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्यू। निम्न में कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है? तो एक क्रेता और अनेक विक्रेता, ये एकाधिकार की विशेषता नहीं है। यहाँ देखिए, प्रश्न को थोड़ा गौर से देखना। यहाँ क्रेता बोल रहा है, क्रेता मतलब एक खरीदने वाला होगा और अनेक बेचने वाला होगा, जबकि एकाधिकार का मतलब होता है बेचने वाला एक, खरीदने वाला बहुत। इसीलिए ये इसकी विशेषता नहीं हो सकती है। मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? तो मांग वक्र ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती है, अर्थात ऋणात्मक होती है। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तो ये तीनों ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो ये सभी आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं। अगला है, पूर्ति बेरोजगार होती है, तो अति अल्प काल में पूर्ति बेरोजगार होती है। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो मुद्रा जो है वो उत्पत्ति का साधन नहीं है। माइक्रोज किस भाषा से बना है? तो ग्रीक शब्द से बना है। माइक्रो भी अगर रहता तो भी वो भी ग्रीक शब्द से ही बना है। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो चुनाव की समस्या है। उपयोगिता के निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? तो आपका उपयोगिता मनोवैज्ञानिक धारणा, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, उपयोगिता वैचारिक सापेक्षिक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये जो है, ये जो मान्यता माना गया है, ये मार्शल के अनुसार माना गया है। उपयोगिता को मापा जा सकता है तो मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। निम्न में कौन गोसेन का दूसरा नियम कहलाता है? तो सम सीमांत उपयोगिता को हम लोग गोसेन का दूसरा नियम कहते हैं। जब x वस्तु की कीमत में y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है। तो हो जाएगा कीमत मांग, आय मांग, तिरछी मांग, तीनों हो जाएगा, इसलिए ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन में जो दिया हुआ था इनमें से कोई नहीं दिया हुआ था जो गलत था, इसलिए इसका आंसर सही होगा ये सभी। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। मौद्रिक लागत में निम्न में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो समान लागत, व्यक्त लागत और अभिव्यक्त लागत सभी को किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र मतलब आय और रोजगार, समान कीमत स्तर, मुद्रास्फीति, व्यापार सभी का किया जाता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है तो पूंजी निर्माण। प्रवाह के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल होता है? तो उपयुक्त सभी होता है शामिल। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है कृषि। एनएनपी एमपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, एमपी मतलब बाजार कीमत पर निम्न में से किसके बराबर होता है? तो जीएनपी एमपी माइनस घिसावट के बराबर होता है। राष्ट्रीय आय में निम्न में किसे शामिल किया जाता है? तो ये सभी को हम लोग शामिल करते हैं। लगान, मजदूरी, वेतन, लाभ सभी को शामिल करते हैं, इसलिए डी हो जाएगा। लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ, ये कारक आय इन्हें कहा जाता है, कारक आय भी कहा जाता है इनको। अगला है, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है? तो अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय और मध्यवर्ती वस्तु को नहीं शामिल किया जाता है, सी हो जाएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ स्थापित होता है? तो जहां एडी बराबर एएस होता है। किन्स ने अर्थव्यवस्था में निम्न मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है? तो अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से पुकारा है। पंजाब नेशनल बैंक निम्न में से किस प्रकार का बैंक है? तो ये व्यापारिक बैंक है।
साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नकद कोष अनुपात क्या होता है, घटता है। निम्न में से किस वर्ष भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 1969 को व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। निम्न में कौन एक कर प्राप्ति नहीं है? तो फीस जो है वो कर प्राप्ति नहीं होती है। निम्न में से असंतुलित बजट है तो आपका अतिरिक्त बजट और घाटे का बजट जो है वो असंतुलित बजट है, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ घटती जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको प्रतिगामी कर कहते हैं। भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित होती है? तो उपयुक्त सभी मदें सम्मिलित होती है। यहाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी था बच्चों, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया है, केवल अति लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ही उठाया है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में आता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में। सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है? तो लेफ्टविच के शब्दों में x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर वस्तु y की वह मात्रा है जिसका x की प्रत्येक इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग करने को तत्पर है। अवसर लागत की परिभाषा दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है बच्चों, इसको बढ़िया से आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा जिसे पहली वस्तु का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। एफडीआई खाद्यान्न उत्पादन गिरावट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अमर्त्य सेन ने किया था और इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था अर्थशास्त्र में। उपभोग वस्तु को परिभाषित करें तो उपभोग वस्तुओं को उन वस्तुओं के रूप में माना जाता है जो अंतिम उपभोग के लिए सबसे उपयुक्त होती है। जैसे गेहूं और आटा, तो गेहूं के बाद आटा बनता है, आटा के बाद रोटी बनता है, उसके बाद हम लोग उपभोग करते हैं तो रोटी आपका अंतिम वस्तु कहलाएगा। हस्तांतरण भुगतान क्या है? तो एक हस्तांतरण भुगतान एक मौद्रिक भुगतान है जिसके लिए कोई सामान या सेवाओं का आदान प्रदान नहीं किया जाता। सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति क्या है? तो आय के परिवर्तन के कारण उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है MPC बराबर डेल्टा C बटा डेल्टा Y। अब अगला सेट से था ऑब्जेक्टिव फिर शुरू हो गया आपका। तो निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है? तो किसके लिए उत्पादन हो। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो साधनों की कीमतें। किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उत्पादन संभावना वक्र का दाहिने और विवर्तित होने का क्या कारण है? तो तकनीकी विकास। किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता मान क्या होता है? तो शून्य होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत आ रहा है बार बार। उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दो उदासीन वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं जबकि उदासीन वक्र एक दूसरे को क्या होता है? नहीं काटता है। अगला है, निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है? तो कार और पेट्रोल क्या है? पूरक वस्तु है। किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है? तो उत्पादन फलन कहते हैं। पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है? तो दीर्घकाल से। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। उन्होंने 1776 में इस किताब का निर्माण किया था। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा x अक्ष के समानांतर है तो उस वस्तु की मांग की लोच का मान क्या होगा? तो इन्फिनिटिव होगा, मतलब अनंत। मांग की लोच क्या होगा? अनंत हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है AC बराबर AFC प्लस ABC होता है। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते हैं? तो स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों होते हैं, इसलिए ग हो जाएगा। AR प्रदर्शित किया जाता है तो AR का फॉर्मूला होता है TR बट्टा Q। इस बाजार में AR वक्र x अक्ष के समानांतर होता है तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। पूर्ण प्रतियोगिता में AR तथा MR के बीच संबंध पाया जाता है तो किस तरह का? AR बराबर MR का। समरूप उत्पाद किस बाजार की विशेषता है? तो केवल पूर्ण प्रतियोगिता की। विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है? तो एकाधिकार की। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है? तो दूसरी अवस्था में वो उत्पादन करना चाहता है। GDP और NDP में क्या संबंध होता है? तो GDP बराबर NDP प्लस मूल्य ह्रास होता है। निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? तो इनमें से सभी हो जाएगा।
राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो J.M. केन्स के द्वारा लिखे गई थे 1936 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो तीनों विधि से हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, इनमें सभी हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो जनता से जमा स्वीकार करना यह केंद्रीय बैंक का काम नहीं है, ये आपका व्यापारिक बैंक का काम है। भारत का एक केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। निम्नलिखित में सबसे तरल मुद्रा कौन है? तो M1 जो है वो सबसे तरल मुद्रा है। MPC प्लस MPS बराबर क्या होता है? तो 1 होता है, ये फॉर्मूला है बच्चों। किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPC बराबर 0.2 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो लिख देंगे फॉर्मूला 1/1 माइनस MPC, फॉर्मूला होता है, इसमें बैठा दीजिए 1 माइनस 1 0.2 MPC की जगह। अब एक में 0.2 घटा देंगे तो 1/0.8 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा। 8 से 10 को भागा दे देंगे तो 1.25 आ जाएगा। निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वस्तु एवं सेवा कर। राजस्व एवं राजस्व प्राप्तियों का अंतर को क्या कहा जाता है? तो राजस्व घाटा। पेंशन एवं रोजगार भत्ते क्या है? तो हस्तांतरण आय है। एक देश में कितने केंद्रीय बैंक होते हैं? तो एक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। निम्न में कौन मुद्रा के कार्य है? तो मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम होता है, मूल्य का मापक भी होता है, इसलिए ग हो जाएगा आपका। भारत में 1 रुपए का नोट जारी करता है तो भारत का वित्त मंत्रालय। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो उपहार कर को हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। गुणक किसके बराबर होता है? तो विनियोग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में परिवर्तन के बराबर होता है। गुणक को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। तो ये लाइन का मतलब यही है। 1 रुपए के नोट के अलावा अन्य नोटों को कौन जारी करता है? तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। निम्नलिखित में कौन भारतीय स्टेट बैंक के कार्य है? तो जनता से जमा स्वीकार करना और जनता को ऋण देना दोनों काम है, इसलिए क और ख दोनों हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस सेट का है कि केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक में कोई एक अंतर लिखे। तो किसी भी देश का केंद्रीय बैंक पर पूर्ण रूप से उस देश के सरकार का स्वामित्व होता है एवं केंद्रीय बैंक सरकार के दिशा निर्देशों पर कार्य करता है, जबकि व्यापारिक बैंक निजी स्वामित्व वाला प्राइवेट बैंक या सरकार के हिस्सेदारी वाला बैंक होता है, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक, यूनाइटेड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि। कर की परिभाषा दीजिए। तो एनातुल मुराद के अनुसार कर वह आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। करदाता को सरकार से मिलने वाले लाभ का इससे कोई भी संबंध नहीं होता। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? तो सकल घरेलू उत्पाद देश के घरेलू क्षेत्र से के उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बताता है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के समान निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। जीडीपी एक क्षेत्रीय घरेलू धारणा है जो देश के घरेलू क्षेत्र तक सीमित होती है, जबकि जीएनपी एक राष्ट्रीय धारणा है जिसका संबंध देश के समान निवासियों के साथ होता है। जीडीपी का फॉर्मूला होता है जीएनपी माइनस शुद्ध विदेशी साधन आय और जीएनपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय। जीडीपी एक संकुचित धारणा है जो केवल घरेलू क्षेत्र तक सीमित होता है, जबकि जीएनपी एक व्यापक धारणा है जिसमें शुद्ध विदेशी साधन आय शामिल होते हैं। साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो व्यापारिक बैंक द्वारा। अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित कीजिए। तो डाल्टन के अनुसार अप्रत्यक्ष कर वे कर है जो लगाए तो किसी एक व्यक्ति पर जाते हैं, किंतु इनका आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करना पड़ता है। एकाधिकार का अर्थ, तो अंग्रेजी के मोनोपोली शब्द का अर्थ एक विक्रेता से होता है। अंग्रेजी के मोनो का अर्थ है एक और पोली का अर्थ होता है विक्रेता। तो एकाधिकार बाजार का एक ऐसा रूप है जिसमें केवल एक उत्पादक या विक्रेता होता है। एकाधिकार वाली वस्तु का कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता तथा नई फर्मों के एकाधिकार बाजार में प्रवेश पाने पर कानूनी, तकनीकी अथवा प्राकृतिक प्रतिबंध होते हैं। एक एकाधिकारी का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है और वह कीमत विभेद कर सकता है। सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं? तो सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। यहाँ व्यय होगा इस तरह दिखाएगा। अब सेट 3
व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है। तो व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण तीनों शामिल होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है तो प्रतिस्थापन का नियम। मांग वक्र का ढाल होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर। किस प्रकार के वस्तुओं के मूल्य बढ़ने पर मांग में कमी नहीं होती है तो अनिवार्य वस्तु। किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था तो मार्शल। मैक्रो किस भाषा का शब्द है तो ग्रीक भाषा का। द्वितीय क्षेत्र में निम्न में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है तो वस्तुओं का निर्माण। औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है तो आयताकार अति परवलय होता है। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी तो सापेक्षिक बेरोजगार। अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है तो यू आकार का होता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार के लिए AR और MR में क्या संबंध होता है तो AR बराबर MR होता है। यदि किसी वस्तु की कीमत 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग में 8% की कमी हो तो मांग की कीमत लोच क्या होगी तो कीमत हमेशा नीचे रहेगा और मांग मात्रा जो है से ऊपर रहेगा। तो 4 दूनी 8 मतलब 2 हो जाएगा। ये वाला साइंस में इस तरह का क्वेश्चन आया था और हम गार्डिंग कर रहे थे। यहाँ अधिकतर बच्चों ने उल्टा लिख दिया था, मतलब आपका कीमत ऊपर लिख दिया था और मात्रा को नीचे लिख दिया था। इस तरह उनका क्या आ रहा था, आंसर गलत आ रहा था। तो ये गलती नहीं कीजिएगा। कीमत हमेशा नीचे रहेगा बच्चों, डेल्टा P बटा P, और मात्रा हमेशा ऊपर रहेगा। जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होते हैं लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब संतुलन कीमत में क्या होती है तो वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है तो चाय और चीनी। अर्थव्यवस्था मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का तो मार्शल का कथन है। 1890 में अपना किताब लिखे थे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 5 इकाई उत्पादन से कुल आगम क्या होगी तो यहाँ कुल आगम निकालना है 5वां इकाई का। तो कुल आगम क्या होता है तो 10 में से 8 को आपको घटा देना है, मतलब नहीं, कुल आगम का फॉर्मूला होता है TR बराबर सिग्मा MR। मतलब MR को, ये है आपका सीमांत आगम, इसको आप लोग जोड़ते जाना है। कहाँ तक, 5 इकाई तक जोड़ देंगे। मतलब 10 जोड़ 8 जोड़ 6 जोड़ 4 2 तो आपका 30 आ जाएगा। परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है तो 3 स्तर की। पूर्ति का नियम को प्रदर्शित करता है तो S बराबर फंक्शन ऑफ P। निम्न में कौन सा सीमांत उपयोगिता को व्यक्त करता है तो ये सीमांत उपयोगिता का फॉर्मूला है और सीमांत उपयोगिता का ये भी फॉर्मूला है। ये दोनों सीमांत उपयोगिता का ही फॉर्मूला है। उस वक्र को क्या कहा जाता है जो समान उत्पादन करने वाले दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है तो उसको हम लोग सम उत्पाद वक्र कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है तो पुरानी वस्तु क्रय और विक्रय से प्राप्त कमीशन को। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है तो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है तो केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है, केंद्रीय बैंक सरकार का स्वामित्व होता है, केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन करता है। सभी सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्न में कहाँ होता है तो जहां AD और AS बराबर होता है, मतलब सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपका दोनों जब बराबर हो जाएगा तो वहां पर होगा। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए निम्न में कौन शर्त है तो ये इसका फॉर्मूला है संतुलन का C + I + G + X - M। C हो गया उपभोग, विनियोग, सरकारी व्यय और आयात माइनस निर्यात। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है तो राष्ट्रीय आय। वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्त कौन सी है तो आवश्यकता का सीमित होना, सीमित क्षेत्र, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज सही है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। साख गुणक होता है, साख गुणक का फॉर्मूला होता है 1/CRR। केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करती है किससे तो बैंक दर के जरिए, खुले बाजार की प्रक्रिया के जरिए और CRR के जरिए, इसलिए D हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नरसिंह समिति का संबंध निम्न में से किससे है तो बैंकिंग सुधार से। भारत में बैंकिंग लोकपाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी तो 1995। निवेश के निर्धारित घटक कौन है तो पूंजी की क्षमता और ब्याज की दर दोनों, इसलिए ग हो जाएगा आपका। यदि MPC बराबर 0.5 है तो गुणक का मान क्या होगा तो 1/1 - MPC। तो यहाँ घटा दीजिए आप, 1 में 0.5 घटाएं तो 0.5 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 मतलब 2 आंसर होगा।
निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो ये k बराबर 1/MPS भी होता है, k बराबर 1/1 माइनस MPC, दोनों कथन सत्य है। अब देखिए इसको कौन सही होगा, मतलब दोनों सही है। यदि MPC 0.9 है और आरंभिक विनियोग 100 करोड़ है तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में वृद्धि होगी। तो कुल आय में वृद्धि के लिए आपको निकालना होगा डेल्टा वाई बराबर k डेल्टा आई। यहाँ पर डेल्टा वाई हो गया मतलब कुल आय में वृद्धि, तो डेल्टा वाई, k मतलब k का मान आपको निकालना पड़ेगा, तो k बराबर होता है 1/1 माइनस MPC। MPC का मान 0.9 यहाँ दिया हुआ है, एक में 0.9 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा? 0.1। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे मतलब 10, तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ है आपका डेल्टा आई 100 करोड़, तो 100। अब इसको इससे गुना कर देंगे तो 3 वो 0 है तो आपका 1 2 3 मतलब 1000 आंसर आएगा, तो 1000 करोड़ हो जाएगा। अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारक है? तो उपयुक्त सभी है, मतलब सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि और करों में कमी। राजकोषीय नीति का के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो उपयुक्त सभी को शामिल किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, विकासशील देशों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त है? तो घाटे का बजट। अब इस सेट का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, आर्थिक क्रिया क्या है? तो उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों को उपयोग से होता है। कुल उपयोगिता क्या है? तो उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के संपूर्ण योग को हम लोग कुल उपयोगिता कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है TU बराबर सिग्मा MU। स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं? तो स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तु हैं होती है जो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयोग की जा सकती है। स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण है कोका तथा पेप्सी, चाय तथा कॉफी। फिर उत्पादन फलन की परिभाषा दें तो वाटसन के शब्दों में एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक कारकों के संबंध को हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। Q बराबर फंक्शन ऑफ LK, जहाँ QX x वस्तु का भौतिक उत्पादन, L श्रम की भौतिक इकाइयाँ, K पूंजी की भौतिक इकाइयाँ और F फलन है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? तो जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना या देना होता है वह वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। जैसे एक गाय लेकर 100 बकरियां देना। इस पद्धति में विनिमय की सार्वजनिक इकाई अर्थात मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बैंक दर किसे कहते हैं? तो बैंक दर वह ब्याज की न्यूनतम दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देने के लिए तैयार होता है। बैंक दर में वृद्धि होने से वाणिज्य बैंकों को ब्याज दर में वृद्धि करनी पड़ती है। ब्याज दर के बढ़ने से व्यापारियों तथा साख की मांग में कम हो जाती है, जिसके साख निर्माण घट जाती है। पूर्ण रोजगार को परिभाषित कीजिए। तो वह स्थिति जिसमें सभी इच्छुक व्यक्तियों को उनकी रुचि एवं योग्यता अनुसार प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाती है। केंद्र के शब्दों में पूर्ण रोजगार एक ऐसी अवस्था होती है जहां प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि करने के बजाय कीमतों में वृद्धि करती है। तो बच्चों ये थे 3 सेट और तीनों को एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। जरूर इसको देख के जाइएगा, आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।